हेलो डियर स्टूडेंट्स आज का जो मेरा वीडियो है एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक और एन एक्लास्टिक एजेंट्स के बारे में जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं, एंटी पायरेटिक होती हैं और एन क्लासिक होती हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है वो है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन एक नॉर्मल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है जो कि हमें टिश्यू इंजरी के बारे में बताता है और इसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, जैसे फिजिकल ट्रॉमा के कारण, नॉक्सियस केमिकल के कारण और माइक्रोबायोलॉजिक एजेंट्स के कारण। तो वो जो इसमें एक सिम्टम्स आएगा उसको हम इन्फ्लामेशन के नाम से जानते हैं। इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी का एक इनएक्टिवेट और डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग होता है, जो कि ऑर्गेनिजम्स के द्वारा या कोई केमिकल्स या फिजिकल इंजरी के द्वारा होता है। और जब ये हीलिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो है इन्फ्लामेशन का प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे चलता रहता है और यह एक इनअप्रोप्रिएट एक्टिवेशन होता है हमारे इम्यून सिस्टम का, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसमें हेल्प करता है और जो उसका रिज़ल्ट होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। जैसे इसमें एक हमारा होता है लीडिंग टू इम्यून मेडिएटेड डिजीज़, एक इम्यून डिजीज होती है वो, उसका नाम है रिमोटॉइड आर्थराइटिस, जिसको आरए के नाम से हम जानते हैं। रिमोटॉइड आर्थराइटिस होता है, इसमें हमारे जो WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो हमें यहाँ पर जो है न्यूरिस देते हैं, कार्टिलेज और बोन्स के द्वारा वहाँ से लेते हैं वो, और उसमें ये पता चलता है कि ये अपना है या फॉरेन है। WBC एक्टिवेशन के द्वारा यहाँ पे T लिम्फोसाइट्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और उसके बाद वहाँ पर जो है मोनोसाइट और मैक्रोफेज जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और IL इंटरल्यूकिन्स फर्स्ट जो है वहाँ पर वो और TNF ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर जो है वहाँ पर वो आ जाते हैं। और जो रिमोकोथेरेपी होती है, फार्माकोथेरेपी होती है, उसमें जो आर है उसका जो मैनेजमेंट होता है वो बताया होगा है नीचे कि एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव जो एजेंट होते हैं वो मॉड्यूलेट करते हैं और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में वो हेल्प करते हैं वहाँ पे, और उसके बाद में वहाँ पे उसकी पेन और हर्टिंग और डिजीज़ का जो प्रोग्रेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एज लोकल मेडिएटर, यानी कि जो लोकल मेडिएटर होता है उसमें जिसको PG बोलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या रोल होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं और इसमें रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में टिश्यू के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं और वो लोकली जो है टिश्यू को वहाँ पर जो है वो वहाँ पे सिंथेसाइज हो जाते हैं टिश्यू के अंदर में और रैपिडली जो है उनको वहाँ पे इनएक्टिवेट हो जाते हैं। उसके जब वहाँ पे एक्शन होता है और जो थ्रोम्बोजेन ल्यूकोस्ट्रिन जो होते हैं और वो लिपिड रिलेटेड जितने भी वहाँ पे वो सब वहाँ पर बनने शुरू हो जाते हैं और ये PG का जो है प्रोस्टाग्लैंडिन प्रिकर्सर्स होते हैं, उसके द्वारा ये यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद NSAID, इसको बोलते हैं नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो जो ये NSAID होता है ये एक केमिकल डिस्टिमुलेटर का ग्रुप होता है जो कि एंटी पायरेटिक और एनग्लासिक और एंटी इन्फ्लामेटरी को वहाँ पर जो मेडिसिन है उनको वहाँ पे वो एक्टिवेट करता है और प्राइमरली जो कि इनिबिट हो जाता है कॉक्स के द्वारा, जो हमारा COX एंजाइम है उसके द्वारा, और फर्स्ट स्टेप में वो वहाँ पर जो है बायोसिंथेसिस के रूप में वो अपना वहाँ पे काम करता है। सेलेक्टिव COX जो है 2 इनिबिटर्स
इसमें हम जो हैं यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स हो जाती है इसका डिटेक्शन करते हैं सीरियस कार्डियोवैस्कुलर जो हमारा इवेंट्स होता है उसमें COX-2 के द्वारा जो है यहाँ पर ये इसको यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। और जो सिलोकोक्सिब जो होता है वो वहाँ पर अवेलेबल होता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस और RA रूमेटॉइड आर्थराइटिस और पेन में जो है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। जो कार्डियोवैस्कुलर वहाँ पे एडवर्स इवेंट्स होते हैं उसके द्वारा यहाँ पे जो है वार्मिंग हो जाती है यहाँ पे, यानी कि वो जो वहाँ पे एक तरह से उसका वो वार्निंग पॉइंट होता है कि यहाँ पर सिम्टम्स दिखाई देंगे ये वाले, जिसके कारण हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनमें रिस्क जो है इनका ज़्यादा होता है GI का। एस्प्रिन जो होती है यहाँ पे वो बेनिफिशियल होती है पेशेंट के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए। यहाँ पे जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स होता है उसमें ये मेडिसिन जो है वहाँ पे एक तरह सेफ होती है। NSAID यानी कि FDA के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिक्वायर होती है लेबलिंग जो हमारा ट्रेडिशनल है ये, और सिलोकोबिक्स, और इसके लिए जितने भी हम वहाँ पे अपडेट वहाँ पे करने पड़ते हैं, जैसे वार्निंग ऑफ द पोटेंशियल रिस्क, मतलब सीरियस जो कार्डियोवैस्कुलर जो है उसके वहाँ पर सीरियस होने के चांसेस होते हैं। और कंट्रा इंडिकेशंस जो हैं उसमें यानी कि उसके एक्स्ट्रा कुछ वहाँ पर सर्जरी के बाईपास जो सर्जरी होती है उसके दौरान जो है उसको प्रॉब्लम्स होने के वहाँ पे चांस होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर जो एडवर्स रिएक्शंस होती हैं उसके भी यहाँ पे चांस होते हैं और बिना सिम्टम्स के वहाँ पे वो दिखाई देते हैं हमें। एस्प्रिन जो होती है वो एक सैलिसाइडिक एसिड डेरिवेटिव्स होती है, और एस्प्रिन जो है वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है जो कि एक यूनिक दिया जाता है उसके रूप में, यूनिक होता है NSAID के रूप में, और ये इरिवर्सिबली एसिटिलेट के रूप में यहाँ पे काम करता है। अदर NSAID जो हैं उसमें सैलिसाइलेट और इसके अलावा साइक्लोहेक्सिनेज जो है इसको भी हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एस्प्रिन जो होती है रैपिडली हमारी बॉडी को डीएसिटिलेट करती है जो एस्ट्रेज एंजाइम है उसके द्वारा, और हमारी बॉडी में जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक और एनग्लाइसिक इफेक्ट का वहाँ पर वो काम करती है। एस्प्रिन जो होती है वो NSAID होती है, इसमें इंक्लूडिंग एस्प्रिन 3 मेजर इसके यहाँ पे थेरेपेटिक यहाँ पे एक्शंस होते हैं, जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, एनग्लासिक एक्शन और एंटीपायरेटिक एक्शन। इन तीनों एक्शन के द्वारा यहाँ पर ये काम करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी जो एक्शंस होते हैं, क्योंकि जो एस्प्रिन होती है वो इनिबिट करती है साइक्लोऑक्सीनेज की एक्टिविटी को, जो एंजाइम होता है, और ये डिमिनिश करती है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ PG प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। और इसके अलावा यहाँ पर ये इन्फ्लामेशन जो होता है वो उसको रोकती है, मॉड्यूलेट करती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जो उसको वहाँ एक तरह से वहाँ मेडिएटर के रूप में काम करता है। और एस्प्रिन जो है इनिबिट करता है इन्फ्लामेशन में, जैसे किसी को आर्थराइटिस हो जाए, लेकिन डज नॉट स्टॉप प्रोग्रेस टू द, लेकिन ये जो डिजीज है उसकी प्रोग्रेस को ये रोक नहीं सकता है। एस्प्रिन जो है एनाग्लासिक जो हमारा रिएक्शंस है उसमें पार्ट प्ले करता है। PGE2 यहाँ पे सेंसिटाइज हो जाता है नर्व बाइंडिंग के ऊपर, और ब्रेडकिनिन और हिस्टामिन के द्वारा ये जो है यहाँ पे केमिकल जो हैं वो वहाँ पर रिलीज़ होते हैं और लोकली इन्फ्लामेशन वहाँ पे हो जाता है। और डिक्रीजिंग PGE2 सिंथेसिस करता है एस्प्रिन जो है वो पे NSAID के द्वारा वहाँ पे सेंसेशन करता है जिससे पेन होता है। यहाँ पे ये एंटीपायरेटिक एक्शन का काम करता है, यानी कि जो फीवर होता है उसको यहाँ पे एक सेट पॉइंट के ऊपर लेके आता है। जैसे हमारा एंटीरियर हाइपोथैलेमिक होता है वहाँ पे वो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है, और वहाँ पर वो जो है PGE2 सिंथेसिस होने के कारण जो है उसका लेवल थोड़ा वहाँ पे बढ़ जाता है। और एस्प्रिन जो है कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करता नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के ऊपर में। और GIT जो इफ़ेक्ट होता है यहाँ पे प्रोस्टेसाइक्लिन्स जो है PGI2 इनिबिट करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को, जिसके कारण PGE2 और PG2 अल्फा जो है स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटोएक्टिव म्यूकस के, और दोनों जो हैं स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये दोनों के दोनों पाए जाते हैं। और इनकी एस्प्रिन की प्रेजेंस में जो क्या होता है पोस्ट मोनेड होता है वो वहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है,
उसके कारण गैस्ट्रिक एसिड जो है उसका सिक्रीशन जो है ज़्यादा होता है। ये हमने बता दिया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट जो है वहाँ पे जो प्रिवेंशन करेगा गैस्ट्रिक एसिड को, डिओडेनल अल्सर को इंक्लूड PGE1 जो उसका मिस ऑपरेशनल जगह जो यहाँ पे ये डेरिवेटिव्स होता है। PP जो ILS का जो है ये यहाँ पे यूज होता है ट्रीटमेंट करने के लिए। NSAID जैसे अल्सर या इसके अलावा कोई और डिजीज होती है उनको भी यहाँ पर ये रोकता है। एक्शन क्या होता है किडनी के ऊपर इसका, जो साइक्लोऑक्सीजनेज जो है वो इनहिबिट करता है, वो रोकता है किसके PGE2 और PGI-K2 को सिंथेसिस को, और मेंटेनिंग करता है रीनल ब्लड फ्लो, यानी कि किडनी के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल हो उसके बारे में वहाँ पे उसको देखता है। और इसके अलावा जो प्रोस्टेग्लैंडिस हैं उसके रिजल्ट को जो है वहाँ पे कम करता है। और वाटर जो इसके अलावा जो एडिमा और हाइपर कैलीमिया होने के यहाँ पे चांसेस होते हैं पेशेंट को। इंटेस्टाइनल जो नेफ्राइटिस होता है ये भी यहाँ पे इसके होने के यहाँ पे चांसेस होते हैं। एस्प्रिन एंड द साइसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होता है थेरेपेटिक यूज, जैसे एंटीथेरेपिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाग्लेसिक और एक्सटर्नल एप्लीकेशन और कार्डियोवैस्कुलर एप्लीकेशंस। सैलिसाइलिक जो है वो अवॉइड करना है, बच्चों में नहीं देना है, टीन एज में मोर देन 20 ईयर्स ओल्ड में, और वायरल इन्फेक्शन सच एज वेरिसिला, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा और री सिंड्रोम में उसमें नहीं देना है। एस्पिरिन के कुछ एडवर्स रिएक्शंस होते हैं जैसे GI, इसमें एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो जाता है, नोज़ा, वोमिटिंग, माइक्रोस्कोपिक GI ब्लीडिंग, ब्लड में रिवर्सेबल एसिटाइल प्लेटलेट्स जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएंगे, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी उसको, मेटाबॉलिक प्रोसेस ठीक से नहीं होगा और हाइपर सेंसिटिविटी उसको हो जाएगी। ये सारे इसमें जो दिए हैं डिजीज़, ये प्रॉब्लम इसमें इसके एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं। एस्पिरिन ड्रग जो इंट्रैक्शन इसमें सैलिसाइलेट का होता है, 80 to 90% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड करता है, और इसके अलावा जो है ये इसमें हाईली बाउंड ड्रग्स होता है जैसे वारफिन और फिनाइटिन और द वेलपावरिक एसिड, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्रोनिक एस्पिरिन जो होता है इसमें हमें अवॉइड करना है, पेशेंट को नहीं देना है। और जो कॉन्किमेंट यूज होता है, जो कैरोटिक और एस्पिरिन हम यूज एक साथ करते हैं, तो इसमें जो है हाई जो GI ब्लीडिंग है या प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है उसके इनहिबिट होने के यहाँ पर चांस होते हैं। प्रेगनेंसी में जो है एस्पिरिन को जो है ना यहाँ पे क्लासीफाइड किया हुआ है FDA ने, जैसे कैटेगरी C में जो रिस्क होते हैं वहाँ पे इसको सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद नहीं देना है। कैटेगरी D जो है उसको थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद में वहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि जो सैलिसाइलिक होता है ये एक्सक्रीटेड होता है ब्रेस्ट मिल्क एस्प के द्वारा, तो फिर ये जो है यहाँ पे प्रेगनेंसी में और वाइल जो इसमें ब्रेस्ट फीडिंग होता है उसमें इसके आने के चांसेस होते हैं। प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव्स जिसमें आइबुप्रोफिन है और जिसमें नेप्रोक्सिन है और कीटोप्रोफिन है, ये सारे में ड्रग्स के नाम हैं जो इसके अंदर में आते हैं प्रोपेनिक डेरिवेटिव्स में। इसमें जितने भी ड्रग्स होते हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, एनाग्लेसिक होते हैं और एंटी पायरेटिक एक्टिविटी करते हैं। ये प्लेटलेट फंक्शन को प्रोलोंग करते हैं, प्लेटलेट फंक्शन में अल्टर कर देते हैं और ब्लीडिंग टाइम प्रोलोंग हो जाता है। कोरियोनिक ट्रीटमेंट जैसे RA है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसमें जो है इसमें GI के ऊपर इफेक्ट करते हैं और रिवर्सेबल इनहिबिशन होने के चांसेस होते हैं, एडवर्स इफेक्ट हो जाता है, जैसे इसमें GI प्रॉब्लम और ब्लीडिंग होना, डिजनिंग होना, ये सब इसके अंदर होने के चांसेस होते हैं। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं वो होते हैं इंडोमिथिसिन और सेलिडेक और इटोडोक्लेक, ये एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। और ये जितने भी होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। रिवर्सेबल जो है इसका वो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम होता है। लोअर फीवर में इसको यूज़ नहीं करते हैं, टॉक्सिसिटी बनाता है ये। और एडवर्स जो इफेक्ट होते हैं वो रीनल इंसफिशिएंसी, जॉन्डिस और लीवर फंक्शन टेस्ट जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है इसमें। हेट्रोएलाइल एसिडिक में डाइक्लोफेनिक, एबिटॉन और कीटोरोलेक जो है ये मेडिसिन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं।
हेट्रोएलाइल एसिटिक एसिड में वो अप्रूव्ड किया है आरडीए ने ओस्टियोआर्थराइटिस के लिए और एक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। डाइक्लोनोफिक जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पे, इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट में जीआई प्रॉब्लम, रीनल प्रॉब्लम, हिपैटिक प्रॉब्लम, तो ये सब डिजीज़ जो हैं इसमें होने के वहाँ पे चांसेस होते हैं। ऑक्सीकेम डेरिवेटिव्स में हम यूज़ करेंगे पिरोक्सिम और मिलोक्सिम और यूज़ करते हैं इनमें ट्रीटमेंट करने के लिए आरए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एल्क्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ये है लॉन्ग हाफ लाइफ होता है इनका, जो कि परमिट करते हैं डेली जो है एक इसको टैबलेट लेना होता है और यूरिन में ही एक्सक्रीट हो जाता है। एडवर्स इसका जीआईटी जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइन उसमें डिस्टर्बेंस कर देता है ये। नेबुमेटोन में इसमें न्यूमेटोन और ये आरए में यूज़ करते हैं यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस में। इसमें जो है यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं इसमें। और जो लीवर है इसमें मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है और लो क्रेटिनिन जो है क्लियरेंस टेस्ट जो भी इसका वो इसमें टेस्ट हम वो करते हैं वो भी इसमें बढ़ जाता है। सिलोकोप्सिस, इसमें सिलोकोप्सिस जो होती है ये मेडिसिन यूज़ करते हैं और इसका जो सिग्निफिकेंस होता है वो सिलेक्टिवली हम CO-X2 और CO-X1 जो दोनों को हम यहाँ पे इसमें यूज़ करते हैं। इनका जो सेलेक्टिविटी होती है वो थेरेपेटिक एडवांस ओवर द नॉन सेलेक्टिव CO-X इनहिबिटर्स अलाउइंग टू द प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में इसको यूज़ किया जाता है। यह अप्रूव किया है ट्रीटमेंट करने के लिए आरए में ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्यूट मॉडरेट पेन में। और इसके अलावा इसको जो है अदर डिजीज़ में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, डायरिया हो सकता है इसको और इसमें ईचिंग हो सकती है इसको और इसके अलावा जो है जीआई प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। ये टेबल के द्वारा दिखा रखा है यहाँ पे थेरेपेटिक डिसएडवांटेज ऑफ सिलेक्टेड NSAID और थेरेपेटिक एडवांटेज ऑफ द सिलेक्टेड NSAID। तो ये दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ टेबल में दिखाए हुए हैं। एसिटामिनोफेन में हम एसिटाइल पैरामाइनोजोल यूज़ करते हैं, जिसमें पैरासीटामोल, और ये प्रोस्टोग्लैंडिस के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और ये एक तरह से इंटा इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी करता है और ये जो क्लोटिंग टाइम है उसको इंक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा थेरेपेटिक जो यूजेस है इसमें एनाग्लासिक, एंटीपायरेटिक, सुटेबल फॉर द पेशेंट जो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स करते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है उनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दो अदर इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनमें भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जो है इसका हम यूज़ जो है वो करते हैं जो लीवर प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कॉन्जुगेट बिलिरुबिन होता है और उसको ग्लूकोनिक एसिड नहीं बनता है उस केस में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो है इसका जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। एडवर्स जो इफेक्ट है इसके नॉर्मल थेरेपेटिक जो हम यूज़ करते हैं इसको स्किन रेसे हो सकते हैं, माइनर एलर्जी रिएक्शंस हो सकती है, निक्रोसिस हो सकता है और रीनल ट्यूबुलर निक्रोसिस जो है वो भी इसके अंदर होने के चांसेस होते हैं। तो इन सब में हम इसको एंटीडोट एंड एसिटाइलसिस्टीन में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यह है हमारा डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रामेटिक एजेंट DMART के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें जो RA होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और साथ में जो है उसका जो मॉडिफाइड ट्रीटमेंट है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। ये यहाँ पर का पूरा इसमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसकी लॉन्ग ट्रीटमेंट मेडिसिन चलती है। इसमें मीथोडेक्सट्रोज और लिपोनामाइड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सल्फामेजोल, डीपेंसिलिन, गोल्ड सॉल्ट, एजोथाइपिन और साइक्लोस्पोनामाइड और ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ये सारी मेडिसिन इसमें देते हैं। बायोलॉजिकल जो इसका थेरेपी होता है RA में इंटरल्यूकिन फर्स्ट, TNF अल्फ़ा, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस इन्वॉल्व होता है जो हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पैथोजेनेसिस में होता है। और इसमें साइनोवियल जो मैक्रोफेज होता है वो
इसके द्वारा ये जो है ना सिक्रीट किया जाता है। IL-1 एंड द TNF अल्फ़ा स्टिमुलेट होता है साइनोवियल सेल्स के द्वारा। TNF इनहिबिटर्स हैं ये। TNF इनहिबिटर डिक्रीज होते हैं, साइन सिम्टम्स आ रहे रिड्यूस करता है, वहाँ पे प्रोग्रेशन करता है स्ट्रक्चरल डैमेज को, और वो इम्प्रूव करता है फिजिकल फंक्शन में। ये हमारी जो मेडिसिन है ये लिखी हुई है सारी, ये यूज़ होती हैं। और TNF जो इनहिबिटर्स होता है वो यहाँ पे मीथोडेक्सट्रोज और इसके अलावा स्टैंडर्ड जो है वहाँ पे थेरेपी हम वहाँ पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं वो। एनाकिडनिया IL-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट बाइंड करता है IL के साथ, इंटरल्यूकिन के रिसेप्टर के साथ में, और वो जो है वहाँ पे IL-1 के रिसेप्टर जो फंक्शन है, जो उसको एक्शन है, उसको प्रिवेंट करता है। और DMARDS जो है यहाँ पे इसके रूप में यहाँ पे जो TNF इनहिबिटर्स हैं वहाँ पे इसको हम ये यूज़ करते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक था वो था यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि इन्फ्लामेशन क्या होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या होते हैं, उनके बारे में मैंने इसमें डिस्कस किया है। तो आप इसको अच्छे तरीके से देखो, समझो। थैंक यू बच्चों।